अच्छा, क्योंकि आपने किताब भी लिखी और आपने फिल्म भी लिखी, तो एज अ राइटर आपको क्या फर्क लगा किताब लिखने में और एक फिल्म लिखने में? क्या फर्क है? जो साउथ की फिल्म्स हैं हम्म उनमें एक तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि उनका स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग होता है। हम्म जो हमारी बॉलीवुड की फिल्म है या नॉर्थ की फिल्म है उनका स्क्रीन प्ले बहुत खराब होता है। मैं अगर पिछले 40 साल की अपनी बॉलीवुड की हिस्ट्री देखें या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पूरी हिस्ट्री देखें, तो आपको लगता है कि ये बदलाव आया कि पहले दौर में कहानी हीरो हुआ करती थी और आज के दौर में वो चीज थोड़ी कम हो गई है? एक फिल्म थी जिसका नाम था वाड़ा चेन्नई, हम्म जिसको कि चेन्नई सेंट्रल के नाम से हम्म रिलीज किया गया। वाड़ा चेन्नई जी। धनुष की फिल्म थी, हम्म बहुत बढ़िया फिल्म थी। वो फिल्म देखी गई और उस फिल्म को मुझे ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया, तो मैंने उस फिल्म को देखा और मैंने कहा मुझे ही समझ में नहीं आ रही यार। करीब 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और इधर अगर पिछले कुछ 5 साल देखे जाएं, बाहुबली के बाद से साउथ की मूवीज में ने मतलब काफी फुटप्रिंट यहाँ नॉर्थ में भी अपना बना लिया है, काफी पॉपुलर हो गई है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बदला है राइटिंग में ऐसा कि ये बदलाव इस तरह का आया है? पुष्पा हम्म एग्जाम्पल है, RRR एग्जाम्पल है, हम्म बाहुबली एग्जाम्पल है कि कितनी एनर्जी थ्रो कर सकते हैं आप हम्म आज के समय में। हाँ जी, तो अगर आपने स्पाइडरमैन 3, थॉर, विक्रम वेधा, KGF और असुरन, इन पिक्चरों का हिंदी डब्ड वर्जन देखा है, तो किस्सों की किताब के आज के गेस्ट आपको बड़े मजेदार लगने वाले हैं, क्योंकि इन मूवीज का हिंदी ट्रांसलेशन आप ही ने किया है। साथ ही साथ आपकी अभी एक नई पुस्तक मार्केट में आई है जिसका नाम है अगर मगर किंतु लेकिन परंतु, नॉवेल है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, किताब के बारे में जानते हैं, इन फिल्मों का रूपांतरण करने का उनका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। तो गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्ते। तो गौतम जी, आपसे किताब की बात करूं उससे पहले मेरा आपसे जो एक सवाल ये है कि देखिए, हर भाषा का एक जायका अलग होता है और भाषा का इस्तेमाल भी अलग होता है। तो अगर मैं बात करूं अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण की, तो अंग्रेजी के कई ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी इक्विवेलेंट नहीं होता है। मान लीजिए कोई 2 शब्द का डायलॉग है और पता चला मैं उसको अगर ट्रांसलेट करने जाऊं तो वो एक सेंटेंस पूरा बन गया, पर जब आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं किसी और भाषा से, मूवी को किसी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो आपको लिप मूवमेंट से मैच करना होता है। तो वो कैसे मैनेज होता है, कैसे वो चैलेंज फेस करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस है, आर यू कमिंग, ये अंग्रेजी में। जी। हिंदी में मतलब नॉर्दर्न बेल्ट में आ रहे हो क्या। हम्म अब क्या आ रहे हो, वर्ड तो ये क्या आ रहे हो। जी। हम लोग कह देते हैं कि आ रहे हो क्या, अब क्या भी खा गए। हम्म तो देखना यही होता है कि पफा बफा मा 5 वर्ड हैं जो कि जिसमें लिप पकड़ता है, बाकी जी। हर जगह नहीं पकड़ता, हमेशा मुंह खुला रहता है। तो ये होता है कि हम उसको जब इस अपनी भाषा में लाते हैं तो हम सेंटेंस को ऊपर नीचे कर लेते हैं। जैसे कि हम एक तमिल जो लैंग्वेज है जी। वो वो छोटे से सेंटेंस में लंबा सेंटेंस बोलती है। जैसे आपने कहा, जी। अगर जो तेलुगु है वो उसकी ग्रामर वही होती है जो हिंदी की ग्रामर है, तो उसको लिखना थोड़ा आसान होता जी। है। वो उसमें एमचंदी क्या है हम्म या उंडो रुको जी। तो आपको मिल जाता है। बट तमिल जो है वो थोड़ी सी इसलिए डिफिकल्ट हो जाती है कि छोटा सा सेंटेंस बोलते हैं हम्म और वही आपका कहना है कि लंबी लाइन आ जाती है। तो वो उसके लिए मुझे पर्टिकुलरली जब मैं ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ जी। तो मैं ये देख रहा होता हूँ इसका क्रस क्या है, हम्म इसका कंटेस्ट क्या है, हम्म और उस कंटेंट के हिसाब से कोशिश ये होती है कि इसके अंदर कोई नया वर्ड गढ़ा जाए, बनाया जाए जी। और वर्ड्स को काट कूट के लाया जाए। हम्म तो वो जब तक हमें लिंग्विस्टिक के बारे में, हिंदी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होता, जी। या हम तेलुगु या तमिल के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते कि ये वर्ड्स किस फील से बोला गया, तो जी। फील इज इम्पोर्टेंट, तो वर्ड्स अपने आप बनते हैं। जी। इसमें 2 चीजें थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। कभी कभी हमारे सेंटेंस जो है उनके मुंह से बाहर हो जाते हैं जी। कि लगता है यार एक वर्ड बढ़ गया, 2 वर्ड बढ़ जी। गया,
तो वो डबर के ये करते हैं, या तो वो तेज बोल देते हैं, हम्म इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, या मैं जब लिखता हूं तो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं कि देखो इसके बाद कट है जी या लंबा पॉज है, दूसरे का फेस है, अभी ये पॉज लेगा फिर बोलेगा, तो एक वर्ड उसके ऊपर डाल देना, अच्छा तो ये स्पीड मैच हो जाएगी। तो ये हम्म इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, तो कभी कभी कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं वो भी एक चैलेंज होता होगा। अब जैसे आप फ्रेंच मूवीज की बात करिए या साउथ की मूवीज की बात करिए, यहाँ नॉर्दर्न बेल्ट में और वहाँ कल्चर में काफी फर्क है। तो कुछ चैलेंजेस उस तरह के भी आते होंगे कि यार ये तो यहाँ पे नहीं कर सकते या ये यहाँ नहीं दिखा सकते, ऐसा कुछ होता है, फेस करना पड़ता है? ये जनरली फेस करना पड़ता है, साउथ की फिल्म्स में बहुत होता है। जी जब हम फैमिली फिल्म्स कर रहे होते हैं तो उसमें मामा की शादी हम्म भांजी से होती है, अच्छा कहानी वहीं अटकी होती है कि भांजी जो है वो किसी और से इश्क कर रही होती है और मामा हम्म का जो लड़का है या मामा जो है उसका प्यार होता है, जी और वहाँ शादियां होती हैं इस तरह से। जी जी जब हम उसको वेस्ट में मतलब नॉर्थ में ला रहे होते हैं तो हम ये कंटेंट तो नहीं डाल सकते, ऑब्वियसली हाँ तो हम इस कंटेंट को कहानी की शुरू से ही चेंज करना शुरू करते हैं। हम्म उसमें जितने जो जो भी रिलेशनशिप आ रही है हम्म उसको पट्टीदार बनाने की कोशिश करते हैं, बहन का भाई तो नहीं बनाते हैं। जी कोई ऐसा है जिससे कि जो कि फैमिली में कहीं दूर का रिश्तेदार था, तो वो शुरुआत से ही क्रिएट करने शुरू करते हैं कि नहीं नहीं ये मामा भांजा नहीं, तो वो उस तरीके से करना पड़ता है। और फिर जाकर के वो वहां फिट इन होता है कि एक इनकी जान पहचान का लड़का है जो कि इस लड़की से शादी करना, घर वाले एग्री हैं, भाई जान पहचान का आदमी है। तो वो वैसा हम एक फिल्म थी जिसका नाम था वृंदावनम। वृंदावनम को बाद में उन्होंने सुपर खिलाड़ी 5 के एक सुपर खिलाड़ी के नाम से रिलीज किया, उसमें यही कहानी जनरली यही होती जी तो अब मुझे उसके कैरेक्टर को बदलना पड़ा उसमें, और वो बहुत अच्छी फिल्म थी, तो वो कैरेक्टर ही बदलना पड़ता, जी ये करना पड़ता। तो बेसिकली आपने एक तरह से दोबारा लिख दी वो कहानी। हाँ, वैसे ये कहना सही होगा कि आपको दोबारा लिखना पड़ा, चेंजेस करने पड़े? वो सारी फिल्म के साथ जब मैं लिखता हूँ तो करना पड़ता है, क्योंकि कट पिट सकती नहीं, जी एक्स्ट्रा शूट होगी नहीं, जो है वो आ गई, जी इसको एडिट नहीं किया जा सकता। तो नई कहानी हर बार सोचनी पड़ती है कि इन लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंज करके, उनके बोलने के तरीकों में थोड़ा सा चेंज करके, उनके डायलॉग्स का कंटेंट बदल करके। जैसे एक फिल्म थी जिसका नाम था एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, एक फिल्म थी जिसका नाम था वाड़ा चेन्नई, जिसको कि चेन्नई सेंट्रल के नाम से रिलीज किया गया। वाड़ा चेन्नई धनुष की फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी। वो फिल्म देखी गई और उस फिल्म को मुझे ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया, तो मैंने उस फिल्म को देखा और मैंने कहा मुझे ही समझ में नहीं आ रही यार। तो लोगों ने कहा कि आपको नहीं समझ में आ रही तो क्या किया जा सकता है, ये गोल्ड माइन की फिल्म थी। तो मैंने कहा मुझे लिख लेने दो, मैं लिख देता हूँ और उसके बाद इसको डब कर लो, डब करने के बाद फिर मुझे भेज दो, तब मैं फिर से लिखूंगा। तो मैंने वो फिल्म लिख के भेजी, वो फिल्म डब हुई, डब होने के बाद पूरी प्रिंट हमारे पास आई। अब मैंने उसको स्क्रीन प्ले के हिसाब से आगे पीछे सीन करना शुरू किया, इस सीन को पहले लो, इस सीन को बाद में लो, लेकिन आपकी कहानी बदल जाती है अगर ऐसा करने लग जाओगे। तो एडिट इतना तो कर ही सकते थे, तो वॉइस ओवर्स डालना शुरू किया, जो काट देते हैं या जो हम कहना चाहते हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं उसको वॉइस ओवर्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। और वॉइस ओवर के लिए शॉट कहाँ से आएंगे, तो वॉइस ओवर्स के शॉट कहाँ से निकलेंगे, ये भी वर्कआउट हुआ। यहाँ से निकालो, इसको स्लो मूव में करो, इस पे 4 लाइनें आ जाएंगी, 1 लाइन आ जाएगी। तो फिल्म पूरी री एडिट हुई जबकि शूट नहीं हुई। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था। तो हम लोग उस जगह भी ये करते हैं कि जब नहीं समझ में आ रही होती है तो उसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट करने की कोशिश शुरू करते हैं। अच्छा गौतम, ये आप जो हो करीब 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और इधर अगर पिछले कुछ 5 साल देखे जाएं, बाहुबली के बाद से साउथ की मूवीज में ने काफी फुटप्रिंट यहाँ नॉर्थ में भी अपना बना लिया है, काफी पॉपुलर हो गई है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बदला है राइटिंग में ऐसा कि ये बदलाव इस तरह का आया है जो एकदम से, इसका आपका क्या टेक है इस बारे में? अगर हम इसको कंपैरेटिवली देख लेते हैं, जो साउथ की फिल्म्स हैं उनमें एक तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि उनका स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग होता है। जो हमारी बॉलीवुड की फिल्म है या नॉर्थ की फिल्म है उनका स्क्रीन प्ले बहुत खराब होता है। ये स्क्रीन प्ले अच्छा और खराब कैसे होता है, क्यों कहा जाता है ये खराब है और क्यों कहा जाता है अच्छा? हमारे यहाँ एक चीज होती है, स्क्रीन प्ले की एक छोटी सी चीज होती है कि आप एक कैरेक्टर को
पाने की उसकी उसकी उसके जो वो सोच रहा है उसको पाने की क्या जद्दोजहद रखते हैं हम्म, और उस जद्दोजहद को कितना ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं कि जिसके लिए वो मर जाएगा, खप जाएगा। जी, उसका जो बेसिक एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि एम क्या है, स्टेक पे क्या लगा हुआ है। एक छोटा सा ये या स्टेक पे आपकी जान लगी, हम्म, तो जितना बड़ा स्टेक होगा हम्म, उतनी स्ट्रांग फिल्म होगी। जी, हम्म, हमारे बॉलीवुड में स्टेक बड़े नहीं है, जी, तो वो स्टेक बड़े नहीं लगाते, जिसकी हम्म, वजह से उसके अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं हो पाती हम्म। जो जो साउथ की फिल्मों में स्ट्रेंथ, उनका स्टेक बहुत बड़ा होता अच्छा, अच्छा, ये बताइए गौतम, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने। अब मैं अगर पिछले 40 साल की अपनी बॉलीवुड की हिस्ट्री देखें या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पूरी हिस्ट्री देखें, तो आपको लगता है कि ये बदलाव आया कि पहले दौर में कहानी हीरो हुआ करती थी और आज के दौर में वो चीज थोड़ी कम हो गई है, उस तरह की मूवीज बनना कम हो गई हैं, आपको ऐसा लगता है या है। क्या? नहीं, हाँ, पहले के दौर में स्टेक जो होता था वो बड़ा फैमिलियर होता था, फैमिली स्टेक, हम्म, फैमिली का हिसाब से होती थी। हम्म, इश्क इस स्टेक पे लग गया, हम्म, या लड़की जो है वो या लड़का जो है वो उस फैमिली हम्म, के लिए नहीं है और हम्म, वो उन्होंने कहा साहब ये हमारी फैमिली के लिए। हम्म, तो कंटेंट जो होता था वो बड़ा फैमिली फैमिली ओरिएंटेड होता था। हम्म, आज फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट नहीं है। हम्म, आज फैमिली का नहीं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसका नाम है लंच बॉक्स। हम्म, हम्म, क्या स्टेक पे लगा हुआ है? हम्म, पूरी फिल्म देखिए, देखिए क्या स्टेक पे लगा जी, हुआ है, जी, लेकिन फिल्म अच्छी है। बहुत बेहतरीन फिल्म है। वैसे ही स्टेक पर जब भी पहले समय में स्टेक पर जो थी वो फैमिली का इंटरेस्ट और फैमिली लगती थी। हम्म, आज स्टेक पर जान लगती है। हम्म, आज स्टेक पर आपकी वो ख्वाहिश लगती है जिसको कि आप जी, पाना चाहते हैं। हम्म, तो स्टेक चेंज हो गए, हम्म, हम्म, तो कंटेंट चेंज हो गए। हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज में स्टेक बदल दिया गया जी, है। जी, जी, तो ये है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, प्रोफेशनली तो आपको ये मूवीज देखनी पड़ती हैं, ये कहूँगा आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कहूँ या ऑक्यूपेशनल मजबूरी कहूँ। उसके अलावा किस तरह की फिल्में आप पर्सनली देखना पसंद करते हैं, या पिछले 1 साल में कोई ऐसी मूवी जो आपको लगा हो कि ये बहुत बेहतरीन लिखी गई है? तो मैंने जो अभी आपको जिक्र किया हम्म, इसका जो लंच बॉक्स का, हम्म, बहुत बेहतरीन लिखी गई। जी, जी, ये स्क्रीन प्ले के हर पॉइंट को फॉलो करती है। वैसे बाकी तो क्योंकि एनर्जी इज इम्पोर्टेंट, हम्म, फिल्म में एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट हम्म, होती है। और अगर एनर्जी नहीं है तो अगर एनर्जी थ्रो नहीं हो रही, क्योंकि 2D का मामला है, ये 3D का मामला नहीं है। तो जी, 2D है सामने, हम्म, उसमें आपने 3D पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रखा है, हम्म, लेकिन वो है 2D। 2D कैसे एनर्जी थ्रो करे? हम्म, ये जो एनर्जी का चक्कर है, ये आज की फिल्मों में जिसमें एनर्जी कम होती है या जिसमें एनर्जी जरूरत से ज्यादा होती है, एनिमल बहुत ज्यादा है हम्म, वो भी, और दूसरा अगर उसका उसका कंटेंट जो है वो नहीं फॉलो कर रहा है, हम्म, तो वो जो वो लॉजिकल नहीं लग रहा है, हम्म, तो वो कुछ भी एनर्जी फेंक दें, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, पुष्पा हम्म, एग्जाम्पल है, RRR एग्जाम्पल है, हम्म, बाहुबली एग्जाम्पल है कि कितनी एनर्जी थ्रो कर सकते हैं आप हम्म, आज के समय में। जी, तो मुझे अगर मेरी पसंद की चीज देखी जाए तो मुझे हम्म, बिल्कुल लंच बॉक्स इज द वन ऑफ द बेस्ट फिल्म। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज अनडाउटेडली। अच्छा, किताब की बात करते हैं आपकी। अ, मैं समझता हूँ ये कि ये जो आपकी किताब है, अगर मगर किंतु लेकिन परंतु, ये आपने इंस्पायर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाटक डाकघर से। तो सबसे पहला सवाल ही, इतना टाइमलेस क्लासिक को आपने जब इसको आप इंटरप्रेट कर रहे थे और अपना टेक जो है आप लिख रहे थे, तो प्रेशर रहा होगा इतना, इस तरह की मतलब इतनी बड़ी किताब, इतना बड़ा ऑथर, और उसको आप अपना टेक दे रहे हैं, तो नर्वसनेस रही होगी? बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल रही। हम्म, क्योंकि जब मैं डाकघर, एक्चुअली मुसीबत ये थी कि जब मैं कुछ बंगालियों ने मिलके, मतलब एक कम्युनिटी है, हम्म, उसने मुझसे कहा कि गौतम एक फिल्म लिखो। तो मैंने कहा किस पे लिख दें? हम्म। तो उन्होंने मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर इन सबकी, इसके ऊपर लिखो। अच्छा, मैं मैंने आपसे ये पूछने जा रहा था कि आप ओरिजिनली किताब लिखे थे या फिल्म लिख रहा फिल्म लिखे थे? था, तो मैं फिल्म लिख रहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि डाकघर पे लिखो। हम्म, मैंने कहा डाकघर पे ऑलरेडी लोग बना चुके हैं यार। हम्म, सचिन पिलगांवकर की फिल्म राशि ने बना दी थी, अभी कुकनूर ने बना दी थी हम्म, कुछ 7-8 साल पहले। जी, तो मैंने कहा यार मैं क्या लिख दूं? हम्म, उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा सा लिख दो। हम्म, तो मैंने इनकी किताब पढ़ी, हम्म,
पहले तो मैंने इनकी सारी किताबें पढ़ी। जी। टैगोर साहब की मैंने बहुत किताबें पढ़ी, जी। और पढ़ने के बाद गीतांजलि भी पढ़ी, हम्म। जो बाय द वे मुझे समझ में नहीं आई, लोगों को समझ में आती है। अब जी। मुझे लगा कि अच्छी है, जी। मतलब नो कमेंट। हम्म। जब मैं डाकघर लिख रहा था तो मुझे लगा इसका एक बेसिक मुद्दा है। हम्म। वो मुद्दा ये है कि एक लड़का एक बीमारी की वजह से एक घर में आ गया जिसके मदर फादर नहीं, हम्म। मामा के यहाँ आ गया है, और उसकी पूरी दुनिया अब अंदर हो गई है। हम्म। खिड़की के बाहर सारी दुनिया है, सामने पोस्ट ऑफिस खुला है, हम्म। और ये चाहता है कि वो एक चिट्ठी लिखेगा और वहां उसको बुलाए। तो उसका सपना जो है वो महल है, हम्म। और जो बाहर उसके खुशी उशी वगैरह लोग आते रहते हैं, वो बाहर की हम्म। दुनिया के बारे में बताते रहते हैं, पहाड़ ये वो, हम्म। खुशी एक फूल दे जाती। हम्म। तो ये एक बेसिक कंटेंट था जिसे मुझे 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 इंस्पायर किया कि एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है वो खिड़की के अंदर है, हम्म। उसकी पूरी दुनिया बाहर है। अब वो उस समय तो उनके लिए राजा का दरबार था, जी। 1911 में। हम्म। इसके लिए तो टेलीविजन आ गया, हम्म। इसके लिए तो नेट आ गया, जी। इसके लिए तो एआई आ गया, हम्म। इसका संसार तो बहुत बड़ा हो गया। जी। ये पढ़ता लिखता बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, हम्म। उसमें वो क्यों बाहर नहीं निकल पाता और क्यों उसको मर जाता, वो कैसे था, वो 1911 की कहानी नहीं कर रहा हूँ। इसका भी है कि घर से बाहर निकलेगा तो ये गया, जी। कुछ कंटेंट है। हम्म। तो मैंने उसकी सीक्वेंसिंग निकाली, जी। सीक्वेंसिंग को के मर्म को समझा, और अपनी इस पूरी फिल्म में वो सीक्वेंसिंग को मर्म एज इट इज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटेंट बदलते हुए सारी चीजें वही लिखी गई। तो कहने का अर्थ है कि स्केलेटन वही है, कहानी का ढांचा वही है, और बाकी आपने उस पर थोड़ा मॉडर्न टेक दिया है। मॉडर्न, हाँ बिल्कुल मॉडर्न कर दिया। हम्म। तो एक तो वो कर दिया। जब वो हो गया तो लोगों के क्वेश्चन आने लगे कि यार ये कैसे, यार ये कैसे, यार ये कैसे, यार ये कैसे। जी। तो मुझे लगता था यार ये कैसे, मैं इसको कैसे समझाऊं कि ये कैसे। तो मैंने एक बच्चा जो खिड़की में बैठा वो किताब लिखता है, अब वो एक किताब लिखता है जिसमें वो अपने सामने की पूरी दुनिया बयान कर रहा है, जो वो सोचता है वो बयान कर रहा है, जो ये कर रहा है वो बयान कर रहा है। तो उसने किताब लिख दी, लेकिन फिल्म में तो किताब नहीं लिखी। जब फिल्म लिखी गई तो उसमें बैठ के कोई लिख रहा है, अपनी कुछ लाइनें दोहरा लेता है। फिर भी क्वेश्चन थे, अभी तक फिल्म शूट नहीं हुई है, फिर भी ये नहीं यार ये ऐसा कर सकता है, बच्चा ऐसे कैसे सोच सकता है, यार ये नहीं हो सकता, यार ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई बच्चे ने किताब लिखी है, वो किताब पढ़ो। तो लोगों ने कहा किताब कहाँ है, तो मैंने किताब लिख दी। अच्छा जी। अब मैंने बच्चे की किताब लिख दी, अगर मगर किंतु लेकिन परंतु के नाम से। अमल ने किताब लिखी, अब अमल ने जो किताब लिखी वो तो डायरी लिखी जी। कोई कंटेंट है उसका एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। वो एक दिन की घटना लिख देता, दूसरे दिन की घटना लिख देता, कुछ जो उसके दिमाग में बैठा हुआ तीसरे दिन की घटना लिख देता, तो कोई तारतम्यता नहीं बैठ रही। अब ये किताब फिल्म में पब्लिश हो गई जी। और जो लोगों ने, उन लोगों ने जो प्रश्न मुझसे पूछे थे वो सामने बैठे हुए रिपोर्टर्स ने इनसे पूछ लिया जिन ये इस किताब पे जी। और इस किताब को जो लोग बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने पन्ने दर पन्ने उन्होंने कहा ये बताएंगे भाई, ये तो उसके साथ रहे हैं। और वो पन्ने दर पन्ने पूरी फिल्म खुलती है। तो ये किताब का प्रादुर्भाव वहां से हो गया कि अमल ने क्या लिखा होगा, तो मैंने लिख दी। अच्छा, क्योंकि आपने किताब भी लिखी और आपने फिल्म भी लिखी, तो एज अ राइटर आपको क्या फर्क लगा किताब लिखने में और एक फिल्म लिखने में, क्या फर्क है? ये कुछ थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप समझाएं। किताब लिखना आसान है, उस किताब को फिल्म में कन्वर्ट करना मुश्किल है। एग्जाम्पल है एक छोटा सा जिसको कि हम कहते हैं हैरी पॉटर। बहुत सी हैं, हॉबिट, हैरी पॉटर बहुत है, वेस्ट में तो बहुत है। जब हैरी पॉटर को बनाया जा रहा था और जो हैरी पॉटर रॉलिंग ने लिखा वो इतने मोटे वॉल्यूम से, स्नेप का कैरेक्टर ले लेते हैं जी। स्नेप के कैरेक्टर को आप फिल्म में तब तक नहीं पहचान पाते जब तक आपने किताब नहीं पढ़ी। वो बाद में जाकर के इसके फेवर में कैसे खड़ा हो जाता है और उसके अगेंस्ट कैसे हो जाता है, ये जब तक आप किताब नहीं पढ़ लेंगे तब तक स्नैप का कैरेक्टर क्रिएट नहीं, क्योंकि उसमें टाइम का बाउंडेशन है जी। आपको उसको 2 घंटे 2.25 घंटे में करनी है। किताब के तो कितनी लंबी लिखी है, 300 पेज 400 पेज 600 पेज कुछ भी लिखे, तो किताब लिखना आसान, बट किताब को फिल्म में लाना डिफिकल्ट है। तो मेरा ये मानना है कि फिल्म डिफिकल्ट होती है, लेकिन फिल्म अगर किताब पे बनाई जाए तो वो किताब हेल्पफुल हो सकती है फिल्म को समझने में, जो इसके साथ है। जी जी, मैं उसी पे आ रहा था। ये अगर मैं किताब आपकी खोलूं तो इसमें इलस्ट्रेशंस है,
तो ये मतलब ये थोड़ा विजुअलाइज करने में हेल्प करवाना चाह रहे थे आप ऑडियंस को, रीडर्स को, या क्या कारण था? ये इमेजेस इसमें जो आपने डाली हैं इसके, और एक बड़ा मजेदार सा रंगीन पन्ना भी है बीच में, तो ऑडियंस के लिए हमारे दिखा दूं ये। तो इसका क्या है, मतलब क्या सोच रही है इसके पीछे? बुक विद इन बुक, बुक विद इन बुक इज ए कॉन्सेप्ट जो मेरे लिए नया था। जी। पूरे वर्ल्ड में हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, इस पे कोई मेरी दावेदारी नहीं है, लेकिन ये किताब इकलौती किताब है जो किताब के अंदर किताब है जी। और वो जब एक बड़े ने लिखी जो 65 साल का है, एक वो बच्चा है जो 11 साल का है जी। इन दोनों के थॉट में डिफरेंसेस है। मैं ही 11 साल का हूं, मैं ही 65 साल का हूं, लिख मैं ही रहा हूं जी। तो मुझे हर बार बच्चे के हिसाब से ये सोचना पड़ता था कि यार ये मैं नहीं सोचूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से उपदेश पैदा होने लगते हैं जी। वो उपदेश नहीं जानता है, उसके मन में जो आता है वो करता है। तो उसके मन में क्या आता है, वो ड्राइंग बनाना शुरू करता है जी। और जब उसकी शुरुआत की ड्राइंग बहुत खराब है, क्योंकि अब टाइम पास करना है, उसको लिखना है, ड्राइंग बनाना है, बहुत खराब है। धीरे 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 उसकी राइटिंग सुधर जाती है, धीरे 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 उसकी ड्राइंग सुधर जाती है। जी। तो ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस में वो डेवलप हुआ है, ये प्रोसेस किताब में बहुत अच्छी तरीके से आती है। कि पहले तो वो ऐसे ही सेंटेंस लिख देता था, अरे मैं जाता तो था लेकिन तो तुम तो हमारे सामने तो कभी आते नहीं, इस तरह के। बाद में ये सेंटेंसेस करेक्ट होने लगे जी। क्योंकि सामने उसके एक आदमी बैठ गया जिसका नाम था कुल्फी वाला। अब वो उसको समझाता है ये तुम इस तरह से मत लिखो, तो कौन समझा रहा है? बड़ा समझा रहा है। तो कई कई सेंटेंसेस वो बड़ों की तरह लिख देता जी। क्योंकि उसका एक मेंटर बैठा हो। तो ये हमारे साथ भी होता है जी। तो हमें लगा कि ये डिफरेंस, तो बुक विद इन बुक के कारण इसका कवर अलग है जो किताब फिल्म में छपी जी। और इसका ऊपर वाला कवर अलग है क्योंकि वो किताब मैंने लिखी, एक 65 साल के बुढ़े ने लिखी। जी। दोनों में इवेंट्स वही हैं, उस पे उस इवेंट पर उसका अपना कहना है, इस इवेंट पर बड़े का अपना कहना। जी। फिल्म एंड होती है, उसके अंदर यही है कि वो जो पब्लिशर है उनका नाम सूरजनाथ ठाकुर है, वो भी सूरजनाथ ठाकुर, रविनाथ ठाकुर, तो रविनाथ ठाकुर का भी एक कैरेक्टर है। तो वो कहता है कि हम हमेशा बच्चों पे ये क्यों सोचने की कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारी तरह सोचें, एक। दूसरा, हम ये क्यों कोशिश करते हैं कि हम बच्चों की तरह सोचें? बच्चों को बच्चों की तरह सोचने दीजिए, आप अपने तरीके से सोचिए, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं जो बच्चा सोचता है? जी। तो उसके ऊपर कमेंट करने के लिए हम बच्चे बने या वो बड़ा बने, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। उसको बच्चा रहने दीजिए जी, आप बड़े रहिए, बिल्कुल सही। दोनों एक दूसरे को, बच्चा तो नहीं समझेगा, आप तो कम से कम समझिए। तो ये इस बेसिक क्रक्स है इसका। ठीक है, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल गौतम, कि आपकी फिल्म बन के तैयार है, मैं समझ रहा हूँ, ये कब आ रही है? ये अभी उसका सेंसर हुआ है, इसी साल आनी है। जी जी। तो वो इसी साल आने की, क्योंकि बच्चों की फिल्म है, रिलीज होना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। एक छोटा सा इधर बात कर रहा हूँ कि जो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहती हैं कि साहब 52 हफ्ते में 35 हफ्ते बड़े उठा ले जाते हैं, बचता है 16-17 हफ्ते। इसके अंदर 1000 फिल्में मारामारी कर रही होती हैं जी। उस मारामारी में अभी मुफासा और ये इस तरीके की फॉरेन की फिल्में भी आ जाती हैं। तो जो बच्चों की फिल्म ही रिलीज होना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन इंडिया कि आप कोई फिल्म रिलीज कर पाए। जी। दूसरा, बच्चों की फिल्म रिलीज कर पाए, ये तो मतलब इम्पॉसिबल टास्क है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको रिलीज करूं और रिलीज स्कूल्स में करूं। तो वो एक बहुत पुरानी लास्ट लाइन बोल देता हूँ, बहुत पुरानी गाथा है कि कहानी है कि जब फिल्में सन 35-35 में, और हम मान लें 52 तक 70 तक 52-55 में भी फिल्में रिलीज जो होती थी वो टूरिंग टॉकीज में होती थी जी। कि फिल्म की रील ले जाकर के गांव-गांव में, शहर-शहर में दिखाई जाती। तो वही कंडीशन आने वाली है जी। कि आप अपनी फिल्म को उठाइए, यूएफओ पे डाउनलोड करिए और जगह जगह ले जाकर के भीड़ इकट्ठा करके माइक पे आपके शहर में आने वाला है टाइप करिए, तभी फिल्म रिलीज कर पाएंगे। रिलीजिंग हॉल में तो नहीं हो रही जी। तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ये सबसे बड़ी गिरावट है जो बड़ों ने, कॉर्पोरेट ने छेक लिया है उन लोगों के लिए जो रियलिस्टिकली अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। तो ये करना पड़ेगा मुझे।
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारा भारतीय सिनेमा है जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, तो जो आपने कहा इसकी संभावना दूर नहीं दिखती मुझे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने अपना समय दिया हम लोग को और यहाँ आए, आपने अपने ख्याल रखे यहाँ पे। बाकी हमारी ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि भाई फिल्म जब रिलीज होगी तब होगी, किताब रिलीज हो गई है, इसे जाके पढ़ लीजिए और बताइएगा हमें कमेंट्स में कैसी लगी आपको। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में एक और किताब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।